हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है दोस्तों। आज बात करेंगे यूजीसी नेट की जो प्रस्तावित परीक्षा है 2024 की जून की। आप याद रखेंगे पहले 16 जून को थी, अब 18 जून को होगी। हम क्विक रिवीजन के माध्यम से इकाई 1 को देखने का कार्य करेंगे, हिंदी भाषा और उसका विकास, जो आपके पाठ्यक्रम में निश्चित किया गया है। आइए देखते हैं हिंदी के बारे में वैज्ञानिक विवरण क्या है, उसी को समझेंगे। सबसे पहले आप याद रखिएगा, यहाँ पे ध्यान देंगे, जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगे नोट करते चलिएगा, आपके पास पेन डायरी अवश्य हो। देखिए, हम अब देखेंगे आज का पहला पॉइंट, हिंदी भाषा का वैज्ञानिक विवरण। क्यों कहते हैं हिंदी भाषा को वैज्ञानिक विवरण? चलिए, पहली पॉइंट है, भाषा का वह रूप जो उच्चारण, रूप रचना, वाक्य रचना, शब्द रचना, अर्थ, मुहावरे, लोकोक्तियां, प्रयोग तथा लेखन आदि की दृष्टि से सुशिक्षित लोगों द्वारा शुद्ध माना जाता है, उसे मानक रूप कहते हैं। कैसा रूप कहते हैं? मानक रूप। नेक्स्ट आप देखेंगे आज की दूसरी पॉइंट, मानक अनेकता में एकता की खोज है। भाषा के मानक रूप को व्यापक रूप से सामाजिक मान्यता प्राप्त हो, अतः यह रूप प्रतिष्ठित माना जाता है। कैसा माना जाता है? प्रतिष्ठित। समाज में भी कुछ लोगों का जो है कि प्रतिष्ठा प्राप्त होता है ना, वैसे ही व्यवहारिकता की दृष्टि से हिंदी को परिनिष्ठित रूप देने के लिए जॉन ग्लिस्क्राइस्ट ने हिंदी को खड़ी बोली नाम दिया है। यह पूछा जा सकता है कि हिंदी को खड़ी बोली का नाम किसने दिया है, तो वह दिए हैं जॉन गिल क्राइस्ट ने। आज इसे ही मानक हिंदी कहा जाता है, खड़ी बोली को ही मानक हिंदी कहा जाता है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पॉइंट, मानकीकरण का स्पष्ट संकेत सर्वप्रथम एथरिंगटन भाषा भास्कर 1871 ईस्वी में किया है। याद रखिएगा, मानकीकरण की प्रक्रिया सतत चलती रहती है, क्योंकि न चाहते हुए भी बोलचाल की भाषा में कुछ न कुछ अमानक प्रयोग आ ही जाते हैं। जैसे आप अपने घर में रोटी मांगते हैं, कहते हैं रोटी ओटी लाओ, तो यह क्या है? अमानक प्रयोग आ ही जाता है। नेक्स्ट देखिए अगला, मानक भाषा राष्ट्र निर्माण में सहायक होती है। क्या होती है? राष्ट्र के निर्माण में सहायक होती है, क्योंकि भाषा की एकता विचारों और भाव की एकता में ही सहायक है। नेक्स्ट, खड़ी बोली का परिनिष्ठित रूप बहुत धीरे धीरे विकसित हुआ। फोर्ट विलियम कॉलेज के लेखकों की हिंदी और भारतीय युग के साहित्यकारों की हिंदी में कोई विशेष अंतर नहीं है। जो अंतर है वह है वस्तुतः शैलियों का, उनके कहने के तरीके का, उनके ढंग का। आप भारतेंदु जी को पढ़े होंगे, अच्छे से समझ पाएंगे। नेक्स्ट देखिए, साहित्य में खड़ी बोली के प्रयोग में जागरूकता लाने का कार्य भारतेंदु के बाद मुजफ्फरपुर बिहार निवासी अयोध्या प्रसाद खत्री ने किया था। उनके मतानुसार गद्य की समान पद्य की भाषा खड़ी बोली होनी चाहिए। जैसे गद्य की भाषा खड़ी बोली है, वैसे पद्य की भी भाषा खड़ी बोली होनी चाहिए। उन्होंने इस आंदोलन के रूप में उठाया था। महावीर प्रसाद द्विवेदी आप पढ़े होंगे, सरस्वती पत्रिका के माध्यम से उन्होंने, आप आगे उन्हीं का जिक्र है। चलिए देखिए ध्यान से, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने खड़ी बोली के मानकीकरण का प्रश्न एक आंदोलन के रूप में सक्रियता से उठाया। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी यह अनुभव किया कि भाषा की एक रूपता और परनिष्ठता के लिए एक तो क्षेत्रीय भाषाओं के प्रयोग को छोड़ना पड़ेगा, दूसरी गद्य और पद्य की भाषा एक रूप करना होगा। आप याद रखेंगे, जैसे आपके भारतेंदु जी हैं, इन्होंने जो है कि खड़ी बोली में कविता नहीं कर पाए, जैसे फूलों का गुच्छा यही कर पाए, लेकिन ये कविता में ये ज़्यादातर क्या करते थे? ब्रज भाषा का ही प्रयोग करते थे। बाकी में आप देखेंगे इनका जो गद्य रचनाएं इनकी है, नाटक, ये सब में इन्होंने खड़ी बोली का उपयोग किया, लेकिन कविता के क्षेत्र में ये वहाँ पे फिसल गए, है ना। इन्होंने बताया भी है, तो आप इन चीज़ को समझ पा रहे होंगे। अब नेक्स्ट देखिए, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने खड़ी बोली हिंदी के प्रयोग अंग को ढकने संवारने का कार्य बड़ी लगन से किया है। एक बार फिर से पढ़ लीजिए आप, कितनी बड़ी बात है। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने खड़ी बोली हिंदी के प्रत्येक अंग को ढकने संवारने का कार्य लगन से किया है। जब आप शुक्ल जी की पुस्तक पढ़ेंगे तो वहाँ पे शुक्ल जी ने में लिखा है, जब तक भाषा की व्याकरणिक शुद्धता देखी जाएगी महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम अमर होंगे, है ना। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे साथ ही अन्य भाषाओं को इस कार्य में प्रवृत्त किया है।
अन्य भाषाओं को इस कार्य में प्रवृत्त किया है। आगे देखिए, द्विवेदी जी की प्रेरणा से काशी नागरी प्रचारी सभा ने कामता प्रसाद गुरु के हिंदी व्याकरण, यह पुस्तक बहुत बार पूछी जाती है किसकी है, तो कामता प्रसाद गुरु की पुस्तक है हिंदी व्याकरण। और आचार्य किशोरीदास वाजपेयी की पुस्तक है हिंदी शब्दानुशासन, लिखवा कर प्रकाशित करवाया। नेक्स्ट देखेंगे, महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रयासों से गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरियोध, लाला भगवान दीन, विशेषतः मैथिली शरण गुप्त ने भाषा की प्रतिष्ठित और परिष्कृत करने में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। तो इन्हीं को कहते हैं ना, जब तक महावीर का प्रसाद नहीं मिला होता। तो आप देखेंगे एक लाइन आती है मैथिली शरण गुप्त की, जो है कि जब महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि हाथी से लेकर चींटी तक पे कविताएं हो सकती है। आप देखेंगे कि जो रीतिकाल है यहाँ पे सिर्फ क्या किया गया है, सिर्फ महिलाओं के अंग प्रत्यंग पे ही रचनाएं की गई हैं। राजा किस तरीके से, यहाँ पे आप देखेंगे नक्सिक वर्णन भी मिलता है ना, ये नायिका के नाखून से लेके सिर तक के वर्णन मिलते हैं, लेकिन उसके अलावा इनको सबको कुछ दिखा नहीं। बहुत कम कवि आए जो प्रकृति के चित्रण किए, बहुत कम आए जिन्होंने त्योहारों पे वर्णन किया, बाकी सभी दरबार में ही मस्त रहे। उसी पे इन्होंने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि चींटी से लेके हाथी तक की कविताएं हो सकती हैं। तो मैथिली शरण गुप्त को इन्होंने प्रेरणा दिया, तो इन्होंने यशोधरा लिखा, और देखेंगे भारत भारती लिखे। तो ये सब इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं रही जो साहित्य में आपको समझना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, छायावादी कवियों ने खड़ी बोली को सरल और काव्योपय युक्त बनाया। छायावादी जो कवि थे खड़ी बोली में, जैसे प्रसाद पंत, निराला, महादेवी वर्मा आपके आ जाएंगे, फिर बच्चन जी, ये सभी ने क्या किया, काव्य की ही भाषा को खड़ी बोली में युक्त बनाया और इसमें रचनाएं खूब धूमधाम से निकालने का कार्य किया। आप देखेंगे हिंदी का मानक रूप, मानक स्वरूप। छायावादी युग कब से कब तक चलता है तो सबको पता है, 1920 से, कहीं कहीं आपको 1918 से 1930 35 मिलेगा, कहीं कहीं 36 मिलेगा, आप याद रखिएगा। छायावादी युग और प्रगतिवादी युग 1936 से 50 ईस्वी में। अब प्रगतिवादी पूछा जाएगा तो 36 से 50। हिंदी के मानकीकरण की दिशा में कोई आंदोलनात्मक प्रयत्न नहीं हुआ, किंतु भाषा का मानक रूप स्वतः स्पष्ट होता गया। हिंदी भाषा की सर्वांगीण, अब आगे नेक्स्ट पॉइंट देखिए, हिंदी भाषा के सर्वांगीण मानकीकरण का प्रश्न सबसे पहले 1950 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग ने उठाया, जिसमें डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई, जिसमें ब्रजेश्वर वर्मा ने हिंदी व्याकरण, डॉक्टर हरदेव बाहरी ने वर्ण विन्यास की समस्या, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने देवनागरी लिपि चिन्हों में एकरूपता, और डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने हिंदी शब्द भंडार का स्थिरीकरण के प्रति प्रतिवेदन तैयार किया और विचार विमर्श हुआ। तो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप नोट करके रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने देश के भाषाविदों के सहयोग से वर्तनी की विभिन्न समस्याओं पर विचार विमर्श के उपरांत 1967 ईस्वी में हिंदी वर्तनी का मानकीकरण नामक पुस्तिका का प्रकाशन किया। वर्तमान में यही मानक रूप सर्वमान्य है। याद रखेंगे, जो 67 में जो है शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने देश के भाषाविदों के सहयोग से वर्तनी की विभिन्न समस्याओं पर विचार विमर्श के उपरांत 1967 में हिंदी वर्तनी का मानकीकरण नामक पुस्तिका का प्रकाशन किया। वर्तमान में यही मानक रूप सर्वमान्य है। नेक्स्ट, केंद्रीय हिंदी निर्देशालय नई दिल्ली। अब आपसे पूछा जा सकता है केंद्रीय हिंदी निर्देशालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में। तत्वाधान में हिंदी वर्णमाला लिपि और वर्तनी के संबंध में पर्याप्त कार्य हुआ। कितने कार्य हुए? पर्याप्त। आप देखिए आगे, शब्द प्रयोग पर आचार्य रामचंद्र वर्मा, डॉक्टर हरदेव बाहरी, इनकी पुस्तक बहुत प्रसिद्ध है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, बद्री नारायण कपूर आदि उल्लेखनीय कार्य किए। हिंदी रूप रचना में अमानक तत्व तो बहुत ही कम है। व्याकरणिक भागों में पार्ट ऑफ स्पीच की दृष्टि से संज्ञा में अमानक प्रयोग नहीं के बराबर है। नेक्स्ट, सर्वनाम। अब देखेंगे सर्वनाम के रूप में आपको कैसे देखते हैं, इसे आप समझिए। सर्वनाम के रूपों में मेरे, तेरे, मेरे को तेरे से, मेरे पर, तेरे में आदि कारकी रूपों की मान्यता नहीं मिली है। जैसे हम महाराष्ट्र की भाषा, मेरे को, तेरे को, इधर जाना उधर जाना, तो इसको क्या है, मानक भाषा कारकी रूप में मानकता नहीं मिली है, अतः मानक भाषा में इसके प्रयोग से बचना चाहिए। नेक्स्ट, विशेषण में क्या बताया गया है? विशेषण के क्षेत्र में मुख्यतः समस्या कुछ उन अकारांत विशेषणों की है
जिन्हें जनता अन्य अकारांत विशेषणों के सादृश्य के आधार पर परिवर्तित कर रही है, जैसे ताजी सब्जी, ताजे फल, किंतु मानक हिंदी में ताज़ा खबर, ताज़ा फल, ताज़ा सब्जी जैसे प्रयोग चलते हैं, ताजी नहीं ताज़ा। नेक्स्ट आगे याद रखिएगा। इसी तरह सुनहरी, सुनहरी शब्द मानक और अपरिवर्तनीय है, जैसे सुनहरी मौका, किंतु कुछ लोग सुनहरा मौका बोलते हैं जो मानक नहीं है। सुनहरी मौका देखेंगे, वाक्य शुद्धि में लगेगा आपको सुनहरा मौका होना चाहिए, लेकिन सुनहरी मौका, इन सब चीज़ों को पढ़ना इस चैनल पे आप बहुत अच्छे चीज़ पाएंगे, विश्वास दिलाती हूँ। नेक्स्ट देखिए, ध्यान दीजिए। क्रिया रूपों में किया, क्रिया रूपों में किया, कीजिए, कीजिएगा रूप मानक है, तथा करा, करिए, करिएगा रूप अमानक है। कीजिए ये मानक है, क्रिया रूपों में कीजिए, कीजिएगा रूप मानक है, लेकिन आप देखेंगे करा जो आता है भोजपुरी में, करिए, करिएगा रूप अमानक है। इसी तरह चाहिए शब्द मानक और चाहिए अमानक है। प्रयोग की दृष्टि में जब भी आप लिखते हो, पढ़ते हो, इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, वाक्य रचना में क्रम तथा अन्वय की दृष्टि से हिंदी में मानक रूप की व्यवहृत हो रहा है, अतः व्याकरणिक स्तर पर हिंदी का मानक रूप एक सीमा तक विकसित हो चुका है। वचन में देखिए, स्त्रीलिंग शब्दों के बहुवचन में द्विरूपता लगभग समाप्त हो गई है, जैसे लड़कियां, रोटियां, चिड़ियां, डिबिया आदि शब्द मानक है। लड़कियां, रोटियां, चिड़ियां ये अमानक है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, पुल्लिंग में आप ध्यान दीजिए। पुल्लिंग शब्दों के बहुवचन रूप सूरमा, राजा, देवता, सूरमाओं, राजाओं, देवताओं ही मानक है, जैसे 4 सूरमा, 5 राजा, मेरे देवता आदि सूरमे, सूरमो, राजे, राजो आदि अमानक हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट संबोधन, संबोधन को ध्यान से देखिए। संबोधन में संज्ञा के बहुवचन रूप में अनुसार नहीं होगा, बहुवचन में, समझ में आ गया, संज्ञा के बहुवचन रूप में अनुस्वार नहीं होगा। भाइयों बहनों सज्जनों आदि रूप मानक है, जबकि भाइयों बहनों सज्जनों आदि अमानक है। नेक्स्ट अगला देखिए, हिंदी के कारक चिन्ह परसर्ग संज्ञा शब्दों के साथ सटा कर नहीं अलग लिखना चाहिए, जैसे राम ने पिता को, छात्र से, कमरे में, मेज पर इत्यादि। ये नहीं कि सटा दे राम ने पिता को, ऐसा नहीं करना है। देखिए, सर्वनाम के साथ कारक चिन्ह सटा कर लिखे जाएं, जैसे उसका, मैंने, तुमको आदि सर्वनाम के साथ यदि 2 परसर्ग आते हैं तो दूसरे को अलग लिखा जाए, जैसे उनमें से, उसके लिए 2 परसर्ग आ गए तो दोनों को अलग लिखे, नहीं उसके लिए एक में नहीं लिखना, अलग लिखना है। नेक्स्ट देखिए, यदि सर्वनाम के तुरंत बाद ही तक आदि शब्द निपात हो तो परसर्ग पृथक हो जाएगा, जैसे उन तक में, आप ही के लिए अलग हो जाएगा। ये नहीं कि आप ही एक ही में लिख दे, ऐसा नहीं होगा। अब देखिए सर्वनाम, सर्वनामों में इनने, उन्होंने के स्थान पर इन्होंने, उन्होंने को मानक माना गया है। शेष कारकों में इन, उन मान्य हैं। देखिए, जैसे इनको, उनको, इनसे, उनसे, इनका, इनके, इनकी, उनमें, इन पर, उन पर इत्यादि क्या किया गया है, तो मान्य है। ठीक, अब इनने, उन्होंने में आप क्या लगाएंगे, इन्होंने, उन्होंने। नेक्स्ट देखिए, अपव्यय पे बात कर लेते हैं। अपव्यय सदा पृथक लिखे जाएंगे। समस्त पदों में प्रति, मात्र, यथा आदि अपव्यय पृथक नहीं लिखे जाएंगे। कौन कौन से नहीं लिखे जाएंगे, मात्र, यथा, पृथक। ठीक, देखिए, प्रतिदिन, प्रतिदान, प्रतिवर्ष, प्रत्येक, मानव मात्र, यथा समय, यथा संभव, यथोचित इत्यादि। नेक्स्ट देखिए, आप देखेंगे अर्धस्वर कौन कौन से हैं, इनको कैसे लिखेंगे। जहाँ अर्धस्वर य व के स्थान पर स्वर का प्रयोग विकल्प से हो सकता हो, वहाँ स्वर का प्रयोग मानक है, जैसे किए, किए, लाए, लाए, नई, नई। इसी प्रकार हुआ, कुआं शब्द मानक है, जबकि हुआ, कुआं ये अमानक है। इनको आप याद रखिएगा, अमानक है। यहाँ यह श्रुति व्याकरणिक परिवर्तन से नहीं बनती है, अर्थात जहाँ विकल्प ही नहीं है वहाँ स्वर नहीं होगा, याद रखेंगे। स्थायी, उत्तरदायी। नेक्स्ट अगला, हिंदी में कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके 2-2 रूप बराबर चले रहे हैं। इनमें एक रूपता लाने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, गर्मी ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी शुद्ध होगा, ये भी। गर्दन ये भी शुद्ध, ये भी। अब बर्तन,
बर्तन आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी, बिल्कुल बिल्कुल, कुर्सी कुर्सी, बर्दाश्त बर्दाश्त इत्यादि। ये ऐसे शब्द हैं जिनके दो दो रूप बराबर चल रहे हैं, इसमें एक रूपता लाने की आवश्यकता नहीं है, दोनों का प्रयोग आप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, कुछ द्विरूपी शब्दों में जैसे दुकान दुकान, बीमारी बीमारी, श्रीमती श्रीमती, दुकान बीमारी श्रीमती, शब्द मानक हैं तथा दुकान बीमारी ये अमानक है। जैसे श्रीमती ये गलत हो जाएगा, ठीक है, श्रीमती, इन सब दुकान का उल्टी मात्रा लगा दोगे गलत हो जाएगा, ये सब क्या है, अमानक है। बीमारी, बीमारी को भी आप एक बार ध्यान से देख लीजिए, यह अमानक है ना। ठीक, नेक्स्ट देखिए। अब एक चीज़ और पूछा जाता है कि केंद्रीय हिंदी निर्देशालय की स्थापना कब हुई है, तो नोट कर लो। केंद्रीय हिंदी निर्देशालय 1980 ईस्वी में संख्यावाचक शब्दों का मानक रूप निर्धारित किया है, जो इस प्रकार है। चलिए देखिए कैसे मानक रूप निर्धारित किया है। यहाँ पे देखेंगे आप, सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ध्यान दीजिएगा, 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60, देख रहे हैं, 59 60 61 62 63 64 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78, ठीक। अब देखेंगे 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 95 96 97 98 99 100। नेक्स्ट देखिए, रेफ, जो र का उपयोग आप करते हैं, रेफ के कारण जिन शब्दों में विकल्प से द्वित्व होता है उनमें सरलता की दृष्टि से द्वित्व का निषेध किया जाता है। जैसे आर्य कर्म, वर्मा शर्मा इत्यादि। नेक्स्ट अगला देखिए, वाक्य में शब्द की द्विरुक्तियों की संख्या में लिखना, जैसे धीरे धीरे, चलते चलते, आप देखते होंगे ऐसा खूब प्रयोग होता है, यह मानक लेखन में स्वीकृत नहीं है। धीरे धीरे ऐसे लिखो, चलते चलते, पढ़ते पढ़ते, गाते गाते लिखना मानक है, याद रखिएगा। लोग अच्छे देख रहे राम राम तो एक बार लिख के 2 लगा देते हैं, गलत है। नेक्स्ट देखिए अगला, सामान्यतः वाक्य में यदि संख्या आए तो उसे शब्दों में लिखना ही मानक है। जैसे 4 आदमी 5 घोड़े 10 सैनिक, 4 आदमी 5 घोड़े, यह अमान्य है, याद रखिएगा, ठीक। आजकल बच्चे खूब उपयोग करते हैं, ध्यान दीजिए। 2 संख्याएं आने पर दोनों को शब्दों में अथवा दोनों अंकों में लिखना चाहिए, जैसे 10 20 तक, 50 से 100 तक, जैसे ऐसे नहीं लिखना चाहिए 10 20 तक, 50 से 100 तक, ठीक। देखिए पंचमाक्षर की बात कही गई है, बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार लिखने की परंपरा हिंदी में मानक है, जैसे गंगा, कंठ, ग्रंथ, संभव, कुंजी। नेक्स्ट देखिए, संस्कृत की वर्तनी को जहाँ तक हो सके शुद्ध रूप में लिखा जाए, जैसे चिन्ह, रीढ़, ब्रह्मा, द्रष्टव्य, गृहीत इत्यादि। इन शब्दों के चिन्ह, रीढ़, ब्रह्म, द्रष्टव्य अमानक है। कहीं कहीं आप देखते हैं ऐसे रीढ़ लिखा जाता है, यह अमानक है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पदनाम में लिंग भेद नहीं है, जैसे किन किन पदनाम में लिंग भेद, जैसे राष्ट्रपति तो महिला राष्ट्रपति होगी तो आप बताएंगे महिला राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री अगर महिला प्रधानमंत्री होगी तो ये यही यहाँ पे आपको ध्यान देने की जरूरत। पदनाम में लिंग भेद नहीं है, अतः राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री, सचिव, निर्देशक, अध्यक्ष, अध्यापक, अध्यापक में देखेंगे अध्यापिका लिखा जाता है, अनुदेशक आदि शब्द उभयलिंगी है। इनके स्त्रीलिंग रूप मंत्राणी, निर्देशिका, अध्यापिका आदि अमानक है। समझ में आ गया, ध्यान दीजिए, बहुत कम समय आपको इन सब चीज़ों से रूबरू कराया जाएगा। अब आप देखिए द्वंद्व समास में पदों के बीच में योजक चिन्ह लगाया जाए, जैसे रात दिन, माँ बाप, चाल चलन, राम लक्ष्मण, खेल कूद, भाई बहन। बहुब्रीही समास में योजक चिन्ह हाइफन बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। घनश्याम, नंद दुलारे, सिर फिरा, 12 सिंहा, एक तारा, चंद्रशेखर। आगे चलें, नेक्स्ट देखिए, तत्पुरुष समास में सामान्यतः योजक चिन्ह हाइफन लगाने की आवश्यकता नहीं होती, याद रखिएगा। रामराज, राजकुमार, गंगा, काजल, रामवशी,
इत्यादि ऐसे संयोग में भ्रम की संभावना हो तो योजक चिन्ह लगाना चाहिए। जब भ्रम हो तब भूतत्व ब्राह्मण कन्या ऐसे कर देना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखेंगे, कुछ शब्द संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध हैं किंतु उन्हें हिंदी में शुद्ध मानक मान लिया गया है। जैसे स्त्रियोपयोगी, ठीक, स्त्रोपयोगी, अंतरराष्ट्रीय, शुद्ध अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, उपरोक्त, उपरयुक्त, ये शुद्ध है। नेक्स्ट महानता, महत्ता, सविस्तार, सविस्तार इत्यादि ऐसे शब्द हैं जिन्हें मान लिया गया है। अब देखेंगे नेक्स्ट, अंग्रेजी शब्दों के लेखन में न का प्रयोग गलत मानक है। जैसे कैंटीन, टेंडर आदि, इनमें अनुस्वार का ही प्रयोग मानक है। कैंटीन, टेंडर, याद रखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। यह रहा आपका इकाई 1 हिंदी भाषा और उसका विकास से प्रश्न पूछा गया, कैसे भाषा विकास हुआ है। नेक्स्ट में हम देखेंगे हिंदी की बोली और उसका वर्गीकरण। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, आपका दिन शुभ हो।